हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यालय में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त वस्त, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग क्लास 11 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो नया चैप्टर का जो नाम है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछला जो चैप्टर था अपना यूनिट एंड मेजरमेंट था वो हम लोग कंप्लीट कर ली। अब अपने को एक्चुअल फिजिक्स पढ़ना शुरू करना है। तो अब पहला चैप्टर है उसमें अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या देखना है अपनों को? मोशन देखना है। कौन सी लाइन में देखना है? स्ट्रेट लाइन। मतलब चीज़ों को सिंपल से टफ की तरफ जाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को चीज़ों का मोशन देखना है, लेकिन अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लें इसके बारे में। चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेंगे तो फिजिक्स का ना अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं वो मैकेनिक्स ब्रांच है। तो मैकेनिक्स ब्रांच में किस चीज़ को लेकर हम लोग पढ़ते हैं? जैसे रेस्ट और मोशन। किसी भी बॉडी का रेस्ट में है, कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है, तो इन दोनों चीज़ को हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मैकेनिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रे वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो वो हो गया ऑप्टिक्स हो गया। फिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जाते हैं जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ जो देखें वो मैकेनिक्स है अपने पास। मैकेनिक्स में क्या है? तो मैकेनिक्स में कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन कर रहा है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स के अंदर आता है। मैकेनिक्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिक, दूसरा आता है काइनेमेटिक्स, तीसरा आता है डायनामिक। तो स्टैटिक कहने का मतलब क्या हो गया? अगर हम स्टैटिक मैकेनिक कह रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये स्टेट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे? स्टैटिक में कंसिडर करेंगे। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, मतलब रेस्ट में है, तो हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन कर रहा है तो मोशन विदाउट कंसर्निंग रीज़न। क्यों मोशन कर रहा है? जैसे मान लो तुम लोग उसको देखता है तो तुम लोग को ऐसा लगता है ना कि उसके साड़ी का जो दुपट्टा है लहराने लगा, हवा मध्यम मध्यम हवा चलने लगा, गिटार बजने लगा, फिर पेड़ों से पत्तों का गिरना हो गया। तो ये जो मोशन है तुम्हारे नज़र में, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन किस वजह से? कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्रेम है, तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत है, किस वजह से, वो रीज़न को नहीं जानना है। बस यहाँ पे जब कभी भी हम लोग मोशन देख लेंगे, मतलब मोशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वो मतलब नहीं है। बस अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? काइनेमेटिक्स में कंसिडर करेंगे। काइनेमेटिक्स को भी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो काइनेमेटिक्स को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो ये चैप्टर है अपना। तो हम लोग किस में आ गए? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का भी कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में भी मोशन कौन सा देखना है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखना है, जो ये चैप्टर है, जिसको हम लोग चैप्टर 2 बोलेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर 3 है अपना मोशन इन अ प्लेन, तो मतलब फिर से मोशन करेंगे, लेकिन उस बार किस में कराएंगे? प्लेन में कराएंगे। प्लेन कहने का मतलब 2 एक्सिस हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब 1 एक्सिस में बात करेंगे। फिर जो अपने पास चैप्टर आएगा चैप्टर 4, वो हो जाएगा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब मोशन तो करेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इस बार अपने पास क्या रहेगा? रीज़न रहेगा। तो कुल मिला के जो चैप्टर 4 तक है वो तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स ही पढ़ना अपने को। तो सबसे पहला हो गया रेस्ट, उसके बाद हो गया मोशन। मोशन 2 तरीके का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, प्लेन में हो सकता है। और यहाँ पे विदाउट रीज़न देखना है क्यों मोशन हो रहा है। लेकिन उसके बाद हम लोग मोशन को कंसिडर करेंगे, लेकिन रीज़न के साथ, भाई मोशन क्यों हो रहा है, किस वजह से मोशन हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे फोर्स के बारे में बात होने लगता है। तो जब फोर्स के बारे में बात होता है मतलब उसको हम किस कैटेगरी में रखें? डायनामिक के कैटेगरी में रख देंगे। अब बात होगा कि जो सबसे पहला व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है कि जो गैलीलियो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं 2 फिजिकल क्वांटिटी से। और वो 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होता है? लेंथ और टाइम। मतलब इन 2 फिजिकल क्वांटिटी को लेके मोशन को बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। तो गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब मोशन यूजिंग 2 फिजिकल क्वांटिटी विच आर लेंथ एंड टाइम। तो लेंथ और टाइम को मोशन, लेंथ और टाइम मतलब देखो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम बात कर लें तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ही तो है लेंथ और ये है टाइम। तो इन 2 फिजिकल क्वांटिटी को लेके मोशन को बताने वाला, मतलब मोशन का अगर स्पीड के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। अब हम लोग का चैप्टर शुरू होता है, तो इसको साफ करते हैं और बाकी चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे पोजीशन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन के बारे में कि पोजीशन क्या होता है। तो किसी भी चीज़ के पोजीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पोजीशन कहने का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर चीज़ का जो लोकेशन है या फिर कोऑर्डिनेट है। तो पोजीशन अगर हम लोग बात करें कि भाई कोई चीज़ कहाँ है तो उसका लोकेशन हम बता दें, या फिर अगर हम उसका कोऑर्डिनेट बता दें तो वही उसका क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का हमको पोजीशन मालूम होना चाहिए कि वो है कहाँ, भाई लोकेटेड कहाँ है।
तो अगर हमको कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसीलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट पढ़े थे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट का यहाँ पे इस्तेमाल है। तो अगर हमको किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट मालूम है, लोकेशन मालूम है, तो हमको क्या मालूम है, इसका पोजीशन मालूम है। तो उम्मीद करते हैं पोजीशन का डेफिनेशन समझ आएगा। अब हम लोग बात कर लें किसके बारे में, उसके स्टेट के बारे में। तो सबसे पहला स्टेट क्या आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा कि रेस्ट क्या होता है। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में डिफाइन करना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में, तो रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ कोई भी चीज़ को हमको रिलेट करना है, टाइम से रिलेट करना है। तो अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ कहने का मतलब जैसे मान लो अगर हम यहाँ पेन से बताना चाहें, ये कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है और इसके पास में कोई खड़ा है, इसके पास में छोटा चेतन खड़ा है, ये हो गया छोटा चेतन खड़ा है, और इस चीज़ को वो 1 घंटे से उसी जगह पे देख रहा है। मतलब टाइम तो बदल रहा है, वो 1 घंटा बीत गया, टाइम तो बदला है, लेकिन ये जो जगह, ये जो चीज़ है, इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, उसका लोकेशन चेंज नहीं हुआ। तो अगर कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, लोकेशन में कोई चेंज नहीं आया, टाइम का रेस्पेक्ट में, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे कि वो किस चीज़ में है, रेस्ट में है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स, क्या चेंज नहीं करेगा अपना पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग कहने का मतलब ये हो गया, ये इसको देख रहा है, ये अपने जगह से मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसके नज़र में ये चीज़ क्या है, रेस्ट में है। और मान लो हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे ही हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तो हम देख रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों का जगह पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। वैसे ही आ जाएगा अपने पास स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो मोशन के बारे में देख लिया जाए। भाई मोशन अगर हमको डिफाइन करना है तो मोशन क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज़ का पोजीशन में चेंज आना। तो जब कभी भी पोजीशन में चेंज आएगा, किसका रेस्पेक्ट में, टाइम का रेस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग का रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोशन बोल देंगे। तो भाई अगर जैसे मान लो यही चीज़ है, अभी ये यहाँ था, थोड़ी देर बाद ये जो चीज़ है यह यहाँ आ गया, ठीक है, पेन से बना देते हैं, ये चीज़ यहाँ आ गया। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया है, तो इसके नज़र में हम देखेंगे तो भी ये मूव किया है, तो ये हो गया सराउंडिंग के नज़र में। और बाहर से अगर हम देख रहे हैं, टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे जब ये यहाँ आ गया, तो टाइम के हिसाब से जब इसका पोजीशन चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुआ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ। ये सब एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन ये सब काम बहुत आएगा जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसीलिए थोड़ा टाइम देके इसको बता रहे हैं। तो स्टेट ऑफ रेस्ट समझ में आ गया होगा, स्टेट ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा, पोजीशन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक इसको साफ कर लें। अब देखो अगला कुछ डेफिनेशन और जान लिया जाए। तो सबसे पहला चीज़ है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों जानना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। इसलिए क्यों करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई ट्रेन मूव कर रहा है, अब उस पूरे ट्रेन का लेंथ लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग चीज़ों को सीखना शुरू कर रहे हैं तो उस पूरे ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। कार अगर मूव करें तो उस पूरे कार को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को कब कंसिडर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जब कभी भी जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ, कहने का मतलब हम घर पे बैठे हैं और घर से लेके हम जा रहे हैं, मान लो सिचुएशन ऐसा, हम इंडिया में है, इंडिया से हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का डिस्टेंस देखा जाएगा तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरा खुद का साइज़। तो जब कभी भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बात करते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, तो जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, पेन का कलर चेंज कर दे ताकि हाईलाइट हो जाए, या हाईलाइटर ले लेते हैं ना भाई, हाईलाइटर भी तो है अपने पास, अरे महंगा सेटअप है भाई मेरे। तो जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो लेना है, किसके कंपैरिजन में, उसके खुद के साइज़ में। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अगर ग्रेटर है उसके खुद के साइज़ से, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना बात समझ आए। और इस चैप्टर में हम लोग हर चीज़ को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा एज़ कम्पेयर टू बॉडी के साइज़ में बहुत छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, बॉडी का साइज़ छोटा होगा। अब उसका अगला डेफिनेशन अपने पास फॉर कहने का मतलब क्या हो गया, फॉर कहने का मतलब हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से पूरा चैप्टर डील होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब है नज़रिया। वही बात हो गया, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी सब, वही वाला बात हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि जैसे मान लो जो तुम्हारी पसंद है वो जब कभी भी क्लास में एंटर करती है तो कैसा लगता है तुमको, ऐसा लगता है ना कि चौक उड़ने लगा है, मास्टर का जो विग है वो भी उड़ने लगा है, पूरे क्लास में कॉपी किताब उड़ने लगा है, वो धीरे धीरे एंटर कर रही है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उसका एंट्री होता है ना। तो जो तुमको दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब नज़रिया। जो तुमको दिख रहा है हर चीज़ मोशन में दिख रहा है, लेकिन दूसरे के नज़र से देखेंगे तो कोई चीज़ मोशन में नहीं है सिवाय तुम्हारे उसके। ठीक, अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझा जाए। जैसे 3 लोग हैं अपने पास, सबसे पहले छोटा चेतन, दूसरा है अपने पास गेंदा भैया, तीसरा अपने पास परम सुंदरी।
तो गेंदा भैया परम सुंदरी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और बतिया रहे हैं, और छोटा चेतन को बहुत दुख हो रहा है इस बात को देखते हुए। तो जो गेंदा भैया है और परम सुंदरी है, दोनों एक दूसरे के नज़र में क्या रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बतिया रहे हैं यहाँ पे कि और भाई कैसे हो, तो और सब ठीक है, अपना सुनो, अपना भी सब ठीक है यार, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिजिक्स में तो इतना पल्ले नहीं पड़ा, ऐसी कुछ बात हो रहा है उन लोग के भी। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे को जब ये देखेंगे तो कहीं मूव नहीं कर रहे, रेस्ट में। लेकिन ओवरऑल ये जो कार्ट है, ये जो ट्रेन है, मूव कर रहा है। तो मान लो हम इधर बता दें, इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। तो ये जब छोटा चेतन इस चीज़ को देखेगा तो छोटा चेतन के नज़र में ये दोनों मोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों आपस एक दूसरे के नज़र में मोशन में है? नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के नज़र में रेस्ट में। लेकिन छोटा चेतन के नज़र से देखा जाएगा तो ये दोनों मोशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात क्या हो गया, जो रेस्ट वाला टर्म है और या जो मोशन वाला टर्म है, वो कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है कि भाई किसके नज़रिए से हम बात कर रहे हैं। तो जब हम जिसके नज़रिए से बात करते हैं तब हमको पता चलता है कि वो चीज़ रेस्ट में है या वो चीज़ मोशन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना क्या पड़ेगा कि अगर कोई रेस्ट और मोशन के बारे में बात करें तो हमको देखना पड़ेगा कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, एक ही सिचुएशन में। वही बात यहाँ पे हो जाए, देखो सिचुएशन एक ही है, लेकिन इसी सिचुएशन में इसके नज़र में ये लोग मोशन में है, लेकिन आपस में एक दूसरे में रेस्ट में है। तो डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन हम लोग, उस सिचुएशन से हमको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1D मोशन। अब आगे जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वो 1D मोशन। और 1D मोशन अगर बात कर लेंगे तो अलग अलग टाइप का मोशन होता है। जैसे मोशन को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे हम लोग देखें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वो सब अपने को देखना है। लेकिन उस और भी तरीका है मोशन को कैटेगराइज करने का। तो सबसे पहला तरीका है 1D मोशन। तो 1D मोशन कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी मोशन एक डायमेंशन में हो, कहने का मतलब क्या है कि 3 कोऑर्डिनेट्स होता है अपने पास, जो हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट्स। अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एक्स वाई जेड कुछ ऐसा 3 कोऑर्डिनेट होता है। जैसे इसमें अगर दिखाना चाहें 3 कोऑर्डिनेट, हाँ तो ये है एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होता है। तो जब कभी भी 3 कोऑर्डिनेट में केवल एक कोऑर्डिनेट को हम डिगी करेंगे, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट से अपना काम चल जाएगा, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 1D मोशन। अब 1D मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो कोई भी मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको हम 1D मोशन में रख देंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो फ्री फॉल जो होता है अंडर ग्रेविटी, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे, अपने हाथ में पकड़े छोड़ेंगे, तो ग्रेविटी के अंदर जब वो फ्री फॉल करता है, गिरता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो वो जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में होता है, वो 1 डायमेंशनल का मोशन है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर एक सीधे लाइन में हो रहा है तो उसको हम किस में कंसिडर कर लेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन में। और इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है। फिर होता है 2D मोशन। 2D मोशन कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा, मतलब आप देखो डेफिनेशन इसके हिसाब से लिख लेना। इफ़ ओनली 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। वही 3D मोशन का भी सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल कर लेना। एग्जाम्पल कहने का डेफिनेशन, एग्जाम्पल बस हम बता रहे। 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जब कभी भी 2 कोऑर्डिनेट्स अपने काम आ जाएंगे तब उस टाइप के मोशन को 2D मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लो किसी बच्चे को ज़मीन पे छोड़ दो, जैसे मान लो हम लोग तो बड़े हो गए, थोड़े समझदार हैं, हम लोगों को बोला जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में ज़मीन पे चलने पे, तो हम लोगों का जो मोशन हो जाएगा वो 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को ज़मीन पे छोड़ दो जो 4 मतलब 2 हाथ 2 पैर पे चलता है, तो वो जो मोशन करेगा वो इधर उधर कहीं ना कहीं मोशन करेगा। जब वो इधर उधर मोशन कर रहा है तो ये जो मोशन का एग्जांपल है जिग-जैग हो गया। अब जिग-जैग वाला जो मोशन हो गया किसमें आ जाएगा, 2D मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन इसको हम बोलते हैं। तो वैसा कोई भी एग्जांपल जो मोशन इन अ प्लेन में आने लगेगा, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स भी, प्लैनेट्स किस में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ जो है कहीं ना कहीं हम इसको 2 कोऑर्डिनेट से डील कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है 2D मोशन का एग्जांपल है। अब 3D भी मोशन होता है। 3D मोशन में क्या होगा, जब तीनों कोऑर्डिनेट को हम डील करेंगे। अब तीनों कोऑर्डिनेट कब डील करेंगे, तो जैसे कोई भी मान लो मक्खी है, मच्छर है, पक्षी है, पतंग है, हवा में कोई चीज़ उड़ रहा है, तो हवा में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, हवा में कोई चीज़ उड़ रहा है, तो उसका अगर हमको पोजीशन बताना है तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का जब ज़रूरत पड़ेगा तो कौन सा एग्जांपल हो गया, 3D मोशन हो गया। अब एग्जांपल में वही बताया, फ्लाइंग काइट है, बर्ड है, गैसेस मॉलिक्यूल है। तो उम्मीद करते हैं ये जो कैटेगराइजेशन है ये समझ आएगा। अब अपना जो चैप्टर का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो टॉपिक सबसे पहले हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड वेलोसिटी, कुछ ग्राफ देख लेंगे। कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में इतना कर दें। तो सबसे पहला जो अगला चीज़ होगा अब उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब तक इसको साफ़ कर लें। अब हम लोग आगे बात कर लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो ये पढ़ा है तुम लोग, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे समझ लो।
डिस्टेंस क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी पाथ मूव करता है तो जो टोटल पाथ लेंथ वो कवर कर रहा है। जैसे मान लो अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पाथ लेंथ है, जैसे लिखा देखो पाथ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ मतलब पाथ लेंथ जो कवर कर रहा है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको जाने का कई सारा रास्ता हो सकता है। ये हो गया एक रास्ता, ये हो गया मान लो एक रास्ता, कुछ ऐसा हो गया। तो अगर हम निकालने जाएंगे तीनों कंडीशन के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तीनों केस में अलग अलग आएगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ये होता है पाथ लेंथ। जो पाथ लेंथ वो कवर कर रहा है, मतलब जिस लेंथ का पाथ वो कवर कर रहा है उसको उसका डिस्टेंस बोलते हैं। तो कौन से रास्ते को पकड़ के जा रहा है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर बात कर लेंगे तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसे देखो इनिशियल कहने वाला स्टार्टिंग में वो कहाँ था, ए पे था, फाइनल कहाँ पहुँचा, बी पे पहुँचा। तो अगर हम ए और बी के बारे में बोलेंगे तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आने में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये जो हम बनाए हैं हल्के ग्रीन कलर से, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पाथ लेंथ ये है, पाथ लेंथ ये है, पाथ लेंथ ये है। तो पाथ लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, और छोटा डिस्टेंस कैसे देते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन से देते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये क्या हो गया भाई, तो ठीक हो गया, ठीक मेरे हिसाब से तो हो ही गया ठीक। बाकी देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। थोड़ा सा इधर खिंचा किया, इस तरफ ये सब कट गया है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं है, समझ आएगा। तो क्या बात करते हैं, जो छोटा सबसे डिस्टेंस होता है, छोटा सबसे डिस्टेंस कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो वो उसके बीच का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये सीखो, डिस्प्लेसमेंट तीन चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्प्लेस का मतलब क्या है, जगह चेंज करना। और कभी भी किसी भी वर्ड के पीछे मेंट लगा है तो मेंट का मतलब होता है कंडीशन के साथ यहाँ पे उसका हम डिस्प्लेस करें, मतलब जगह चेंज करें। तो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो जगह जो चेंज करें कंडीशन के हिसाब से करें। कंडीशन के हिसाब से कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम एक बार किसी चीज़ को देखा यहाँ पे, फिर आँख बंद कर लो, वो चीज़ मूव करके आ गया यहाँ पे। सबसे पहले किसी चीज़ को तुम देखा ए पॉइंट पे, फिर वो मूव करके आ गया बी पॉइंट पे, आँख बंद जब तुम किया। तो जब आँख बंद किया है तो ए से बी पे आया, तो तुमको ये तो नहीं पता भाई कैसा आया। तुमसे पूछा जाएगा कि भाई वो स्टार्टिंग में कहाँ था, तो स्टार्टिंग में ए था, फाइनल कहाँ पहुँचा, बी पे। तो कैसे पहुँचा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पूछा जाएगा उनके बीच का दूरी, तो उनके बीच का दूरी यही तो हम बताएंगे। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उम्मीद करते समझ आया होगा। और वही बात कर दी कि जब कभी किसी भी वर्ड के पीछे मेंट लग जाए तो मतलब कंडीशन के बारे में बात हो रहा है, हमको कंडीशन के साथ वो काम करना है। अब दूसरा पॉइंट इसमें, ये कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइटर लेवल। ये स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो गया, और ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम चलना शुरू कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, और इसका मतलब वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। और ज़ीरो नहीं हो सकता तो क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कहने वाला डायरेक्शन को लेके बात करना होता है। तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। उस हिसाब से हम लोग को वैल्यू मिलता है, मतलब ज़ीरो भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अब देखो जीरो कैसे मिलेगा, जो अभी हम बात किए कि हम क्या बोले कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ए पे है। हम बोले भाई आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लिया तुम। अब हम क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को पूरा दुनिया घुमा के लाएँ, और वापस यहीं पर रख दिए, वापस यहीं पर रख दिया, बोले आँख खोलो। तो जब तुमसे हम पूछेंगे कि भाई जो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव किया है, तो कितना मूव किया अगर हम पूछेंगे तो तुम तो कहेगा कि कुछ भी मूव नहीं किया, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में उसको जहाँ पे देखा था फाइनल भी वहीं पे है। तो तुम्हारे हिसाब से तो उसका मूवमेंट ही नहीं हुआ है। तो जब मूवमेंट नहीं हुआ तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। क्योंकि हम देखते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों ही सेम हो गया तो भाई मूव नहीं किया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन इसी केस में अगर हम बोले कि इसी पॉइंट को हम रखें, हम बोले आँख बंद करो और पूरा दुनिया घुमा के लाएँ और फिर वापस नहीं रख दिया और बोले कि भाई डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना पाथ लेंथ वो कवर किया वो सब उसका डिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा पॉजिटिव में। अब हम बात करें पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे। अब अगला पॉइंट बात कर लें, ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, क्यों मीटर हो रहा है, क्योंकि भाई लेंथ है, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों लेंथ है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अब एक एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी पे गया, फिर बी से वापस सी पे आया, दोनों वही सेम एग्जांपल है। ए से बी पे गया, बी से वापस सी पे आया। तो ए से जब बी पे गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर। तो हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे वो 0 पे था
लेकिन जब वो मोशन शुरू किया तो पहले कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर, फिर वापस आया वो, वापस कितना आया वो, 8 मीटर आया, और किस पोजीशन पे आ गया, सी वाले पॉइंट पे आ गया। तो हम पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस अगर हम बताने जाएंगे तो पहले तो ये 5 मीटर कवर किया, फिर वापस ये 8 मीटर कवर किया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 5 13। लेकिन इसी केस में अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर देंगे तो देखो, जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को राइट साइड लेके जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। कैसे भाई, नंबर लाइन तुम लोग पढ़ा है, नंबर लाइन में भी राइट साइड अगर हम लोग जाते हैं, जीरो के राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट में आता है नेगेटिव नंबर। उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो जहाँ से वो शुरू कर रहा है उसको हम बोल देंगे 0 है, तो सबसे पहले वो कितना मूव किया, 5 मीटर। कहने का मतलब यहाँ उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 5 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ वो जो उसका डिस्टेंस हो कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अभी हम क्या बोले, डिस्टेंस। यही चीज़ उसका डिस्प्लेसमेंट भी है बी तक का। लेकिन अब हम बोल रहे हैं क्या कि बी से वो कहाँ गया है, वापस सी पे गया है, वापस मतलब बी से अब सी पे गया है। तो जब बी से सी पे गया है तो कितना वो ट्रैवल किया, 8 मीटर। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट में हम उसको क्या लेंगे, -8 मीटर। तो कुल मिला के क्या आने लगेगा अपने पास, 3 मीटर। अब देखो आंसर जो आ रहा है वो तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग बात की कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिलहाल ये जो 3 मीटर है ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अभी हम क्या बोले कि जब हम राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव है। अब देखो फाइनल पोजीशन देखा जाए, जैसे स्टार्टिंग में वो ये पता, फाइनली वो कहाँ पहुँचा, सी पे पहुँचा। तो अगर फाइनल पोजीशन देखेंगे तो हमारे लेफ्ट में मतलब माइनस में आना चाहिए आंसर। तो अगर हम केवल इसका आंसर 5 मीटर और फिर -8 मीटर कर देंगे तो गलत है। अब गलत कैसे है, अब इसको यहाँ से भी समझ लिया, थोड़ा सा हम जगह बना लें, ये सब साफ़ कर दें, इसको इसको। अब थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखो कहने का क्या मतलब है कि जब हम यहाँ पे 5 मीटर गए हैं तो ये प्लस है, लेकिन जैसे हम ये 5 मीटर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 मीटर। तो फिर से वापस इस पोजीशन पे, मतलब जो कोऑर्डिनेट ए है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। वापस अब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। तो लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब कितना लेफ्ट में गए, -3 मीटर। तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा, -3 मीटर। ये तो डायग्राम्स है, लेकिन अगर हमको सॉल्व करके ले आना है तो कितना आएगा। तो सॉल्व करके हम कैसे ले आते हैं, तो जब कभी डिस्प्लेसमेंट अपने को ले आना होगा तो x2 - x1 करेंगे। x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, और x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जब कभी भी अपने को डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली ले आना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स भी बोलते हैं। डेल्टा एक्स कहने का मतलब डिफरेंस निकालना, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। फाइनल पोजीशन उसका क्या है, 8 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है उसका, माइनस का 5 मीटर। फिर से आप देखो आंसर क्या आने लगा, 3 मीटर। तो फिर से आंसर जो आया है ये मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड अगर अपने पास आया है तो मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये भाई कैसे आएगा अपने पास नेगेटिव में, अपने को तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि आंसर इधर हम लोग देखेंगे, कहने का अगर अपना ये 0 है, ये इस तरफ जा रहा है तो माइनस में आंसर आना चाहिए। अब माइनस में आंसर कब आएगा, तो माइनस में आंसर तब आता है जब हम करते हैं 5 - 8, तभी तो आएगा -3, 3 होगा। तो 5 - 8 जब करेंगे तब आएगा -3। तो अब ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग फार्मूला में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यहीं से होगा x2 - x1। अब x2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x2 कोऑर्डिनेट जो हम लिए हैं देखो गलत लिए हैं। हम हर गलती बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकता है। क्यों गलत लिए हैं, क्योंकि हमको लेना क्या चाहिए भाई, हमको लेना चाहिए, देखो हम इधर गए हैं, इधर कितना गए हम -8 गए। अब देखो पूरा मैथमेटिकली और डायरेक्शन के साथ, तो जगह थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन हम कोशिश करें पूरा डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने का। थोड़ा सा फिर से साफ़ कर दें मैं यहाँ पे, यहीं पे पूरा काम हो रहा अपना। जब हम यहाँ से देखो, जब हम ए पोजीशन से बात करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन है और सी पोजीशन अपना फाइनल पोजीशन है। तो अगर सी पोजीशन फाइनल पोजीशन है और ए पोजीशन इनिशियल पोजीशन है और हम लोग नंबर लाइन पे अगर देखने जाएंगे तो फिर ये कहानी गलत है। कैसे, क्योंकि इनिशियल उसका क्या पोजीशन था, 0। क्योंकि रास्ते में क्या, वो तो मतलब ही नहीं अपने को, हमको मतलब इनिशियल और फाइनल से। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जो बात किया x2 - x1 और यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ हम लगा देंगे तो उस हिसाब से ये गलत आ रहा है। ठीक है, तो लगाना क्या अपने को, लगाना है अपने को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लगाना है। तो फाइनल पोजीशन उसका क्या है, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे है वो, तो 8 मीटर क्या है, 8 मीटर तो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है। पोजीशन उसका क्या है, तो पोजीशन है उसका -3 फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है 0, क्योंकि हमको बीच में माइनस लगाना है, लगा दिया माइनस। तो इनिशियल पोजीशन उसका 0 था कोऑर्डिनेट के हिसाब से, फाइनल पोजीशन उसका -3 था। तो कुल मिला के अपने पास अब देखो आंसर कितना रहा, -3 मीटर।
समझ आए बात। तो जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पोजीशन के हिसाब से अप्लाई करेंगे, लेंथ के हिसाब से नहीं। ये तो लेंथ है कि कितना लेंथ वो ट्रैवल किया, ठीक है। अब देखो लेंथ भी निकालना है तो फिर डायरेक्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि लेंथ वो कितना कवर करा। तो लेंथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से वो नेगेटिव में लेंथ कवर किया, यहाँ से वो पॉजिटिव में लेंथ कवर किया, तो उस हिसाब से साइन लेके करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग फार्मूला में अगर बात करते हैं तो पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन उसका इनिशियली 0 पे था, फाइनली वो पहुंचा -3 पे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे -3 -0। तो उम्मीद करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वाला कहानी समझ आएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसी फिगर से कोशिश किया समझाने का, बाकी तुम लोग बताए कितना पहुँचा है तुम लोग तक। अब हम लोग देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी, तब तक इसको साफ करते हैं। अब देख लो हम लोग बात कर लेंगे स्पीड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है तो वो देख लिया जाए। तो स्पीड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को लेना पड़ेगा डिस्टेंस को, और अगर हम लोग वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो हम लोग को लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को। जैसे स्पीड क्या होगा, टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। टाइम रेट ऑफ कवरिंग, देखो डेफिनेशन अगर इसका हम लोग बात कर लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो जाएगा। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। उसी हिसाब किताब में अगर वेलोसिटी को बोलेंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्लेस कर देंगे और टाइम को टी से। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर डेफिनेशन बात किया जाए तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, और भी हो सकता है जो तुम लोग को आसान लगे वो लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या लिखें, द टाइम रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो किसी भी चीज़ का स्पीड निकालना तो जो टाइम रेट है जिस हिसाब से वो कवर करा, कहने का मतलब 5 सेकंड में कितना कवर किया, 2 सेकंड में कितना कवर, ये जो टाइम रेट, टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर करा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। वही टाइम रेट के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। बस क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट होता है मीटर, इसका यूनिट होता है सेकेंड, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सेम कहानी इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड क्या हो गया, स्केलर। लेकिन अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया तो ओवरऑल कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब डायरेक्शन का खेल होगा इसमें, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बाई डिस्प्लेसमेंट भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है तो वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो अगर हम बोल दें कि कहीं लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है कि वेलोसिटी है, तो भाई अगर यूनिट देखेंगे तो दोनों का यूनिट सेम है। अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये डिस्टेंस भी बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। लेकिन वैसे अगर एक्चुअल बात किया जाएगा तो ये स्पीड है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है। तो अगर हम इसी डायरेक्शन मतलब इसी स्पीड में अगर डायरेक्शन मेंशन कर दें, जैसे यहाँ पे किए हैं 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन मेंशन कर दिए, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ, कुछ भी डायरेक्शन मेंशन कर दिए, तो अगर हम डायरेक्शन बता दिए तो वो जो स्पीड है किसमें हो जाएगा, वेलोसिटी बोलने लगेंगे। तो वही बात यहाँ पे कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है और हमको उसका स्पीड मालूम है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत टफ नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तब तक इसको साफ करें। देखो अब आज का लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें, वो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ग्राफ उस वाला कहानी देखेंगे। तो अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इफ़ ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब हो गया, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हम बताएं, मान लो पहला 1 सेकेंड में मूव किया 10 मीटर, तो दूसरा जो इंटरवल लेंगे हमको क्या लेना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल मतलब जितना टाइम के लिए हम देख रहे हैं उतना ही टाइम में देखना है, और जो डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, 10 मीटर। फिर आगे हम बात कर लेंगे तो 1 सेकेंड में फिर से कितना होना चाहिए, 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो उसका डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको हम कैसे देंगे, तो मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। तो ये जो भी हम लोग बात किए हैं, ये जो बात किए हैं वो किसके लिए बात की, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो एक कंडीशन है
कि जब कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी। मतलब अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम बोल देंगे कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में उसका वेलोसिटी कुछ है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा। यही कहने का मतलब है। और ये जो भी बात की हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात किया। अब इसी हिसाब किताब में अगर हम लोग एवरेज स्पीड बात कर लेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ, मतलब इसी चीज़ को डेफिनेशन में लिख देना, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो गया, मैथमेटिकली भी यही होगा, टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम टेकन, और इसी चीज़ को डेफिनेशन में भी लिख देना। तो एवरेज स्पीड अगर हम लोग बात करेंगे तो रैंडम कुछ भी दिया रहेगा, हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। मान लो अगर 2 स्पीड भी दिया है तो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है v2 अपॉन में v1 2v2 v1 अपॉन में v1 प्लस v2, कुछ ये फार्मूला होता है, इससे हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। या फिर अगर अपने को अलग अलग पाथ लेंथ दिया हुआ है, जैसे कहने का मतलब हम क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड में मूव किया है 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में मूव किया है 15 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में मूव किया है 13 मीटर, तो कुछ ऐसा अलग अलग भी दे रखा है तो भी हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा इसके लिए तो हम लोग को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कराना होगा, और वो बात हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे फ़िलहाल मतलब जितना पढ़े हैं उस हिसाब से बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी था सब समझ आएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।